हेलो सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। जैन 26 के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी एक बढ़िया सी ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं, एक एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, माना तुम्हारा ऑडिट का पेपर नहीं हुआ है, ठीक है, वो आईसीआई टाइम ले रहा है अपना। आईसीआई टाइम ले रहा है, ठीक है। ऑडिट का पेपर के बाद में तो मैं वैसे भी पूरा बढ़िया तरीके से डिस्कशन करूंगा ही उस पेपर का। बाकी ओवरऑल जैन 26 कैसा गया, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ था जैन 26 के अटेम्प्ट से पहले किसी ने ट्विटर पे ट्वीट डाला था कि जैन 26 का अटेम्प्ट खतरनाक होगा। फाइनल वाले बच्चे तो भाई बहुत रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल वाले बच्चों को हर पेपर में कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है। इंटर में एक दो पेपर ऐसे थे जो बिल्कुल टफ थे, और बाकी पेपर मेरे को ऐसा लगता है मैनेजेबल थे। जितना बच्चों से रिव्यू आया, जितना टीचर से डिस्कशन हुआ, तो अपन एक क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं। एंड मे 26 पीपल, आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। वी विल बी हैविंग अ वेरी हेल्दी डिस्कशन ईयर। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर देना। चलो, पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, एडवांस अकाउंट का। ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट का पेपर वॉज वेरी इजी एंड लेंदी। मतलब इन्होंने क्या करा, पेपर इजी तो बनाया कि ठीक है सर, कुछ ऐसा एक्सट्रीम लेवल का नहीं पूछ लिया कि भाई बच्चा परेशान हो जाए। बट यहाँ पे गेम था सर, पेपर को लेंदी थोड़ा सा इन्होंने बनाया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, आप हमेशा ध्यान रखो कि मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। कम से कम अगर अपन यहाँ पे चेकलिस्ट बना लेना फॉर आगे वाले एग्जाम, मई 26 वाले या सितंबर 26 वाले, तो आपको है ना हमेशा हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए, वो भी कम से कम दो। उससे क्या होता है, एक अपनी प्रैक्टिस बन जाती है कि हाँ भाई पूरे 3 घंटे अगर अपन कर रहे हैं तो अपनी स्पीड मैनेज हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे भी एक और छोटी सी चीज, एडवांस अकाउंट में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि है ना, कोई अलग अपनी एक अलग ही लेवल की एबीसी एनालिसिस लगाने लग जाते हैं पेपर करते समय। ठीक है। मई 26 पीपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम सेइंग, एडवांस अकाउंट का पेपर इस अटेम्प्ट में इजी था। आपके अटेम्प्ट में टफ होगा अगर आप कुछ भी एबीसी एनालिसिस करोगे। अवॉइड डूइंग एबीसी एनालिसिस एंड अवॉइड रिलाइंग ऑन ओल्ड एबीसी एनालिसिस कि सर ये वाला एएस अच्छा होगा, ये एएस अच्छा होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन सा एएस किस अटेम्प्ट में लग जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें एनालिसिस अवॉइड करो। मैं इसकी जगह आपको एक 80 वाली स्ट्रेटेजी दूंगा, जो बिल्कुल बिल्कुल बाकी जने भी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, और मार्केट में 80 स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा करने लग जाएगी रादर देन एबीसी एनालिसिस। वो बताऊंगा क्या है अभी। ठीक है। सो एक चीज़ हमको क्लियर है कि भाई हमको हर पेपर के दो मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। आप फर्स्ट रिवीजन में एक मॉक टेस्ट पेपर दो, सेकंड रिवीजन में एक और मॉक टेस्ट पेपर दे दो। इस तरीके से प्लानिंग करोगे, बेटर पोजीशन में रहोगे। देन बात करते हैं सर लॉ की। अभी ऑडिट का पेपर नहीं हुआ है ना, तो ये चीज़ सुनना। ऑडिट का पेपर भी किस तरीके से आएगा वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, और लॉ का पेपर क्या था। देखो, सितंबर 2025 की बात करें तो लॉ का पेपर में तो लोगों के होश उड़ गए थे। मतलब लोगों के होश उड़ गए थे, इस लेवल का पेपर आया था। ये वाले अटेम्प्ट में वैसा नहीं था, बट फिर भी जो बच्चों से फीडबैक मिला, पेपर वॉज अबव एवरेज। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, देखो इंस्टीट्यूट के पास में है एआई की टूल। तो इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा, बिल्कुल नए क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा। बट ऐसा भी देखा है कि नए क्वेश्चंस उसने फ्रेम करे, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी थे। तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, आपका काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ भाई एआई का टूल यूज कर रहा है, तो वो एमसीक्यू की लैंग्वेज इश्यूज भी बच्चे बता रहे थे, तो वो एक छोटा सा इशू आया। अभी मेरे को आपको क्या लगता है सर, व्हेन यू आर डीलिंग विद द थियरी सब्जेक्ट ना, लॉ या ऑडिट, तो ऑडिट का पेपर तो चलो अभी होएगा, बट जनरली क्या होता है, आपका एक थॉट प्रोसेस बनना चाहिए कोई भी टॉपिक को पढ़ते समय, कि ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, आईसीआई ने आपके 4 वैरायटियां दे रखी है। आप 4 वैरायटी के क्वेश्चन से आपको वो आइडिया लग जाता है कि हाँ, अच्छा इसमें क्या क्या बन सकता है। बट हमेशा ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट कभी भी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, तो आपकी क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन आपने सही से कर लिया कि एग्जाम में, सो डेट आप फिर वहां पे कंटेंट की बातें कर रहे हो। केवल और केवल कंटेंट पढ़ने से काम नहीं होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एआई का यूज होगा, एंड यू शुड बी मेंटली रेडी कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, हमको वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओल्ड स्टाइल नहीं चलेगी। अभी मैं ऑडिट में जैसे अगर कोई बच्चा पूछता है ना, मैं उसको हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन को इग्नोर कर,
अधिकतर ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस को इग्नोर कर अपने रिविजन्स में न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज इंस्टीट्यूट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऑडिट में भी हो रहा है, लॉ में भी हो रहा है। इंस्टीट्यूट के पास में एआई की टूल है, इंस्टीट्यूट छोटी सी चीज को बढ़िया सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं एआई चैट जीपीटी को एक छोटी सी कमांड दूंगा कि मेरे को बच्चे से ये क्वेश्चन पूछना है, 7-8 लाइन का क्वेश्चन बनाना है, वो अच्छे से बना के देगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड एक छोटी सी चीज यहां पे आप है ना, मतलब मैं ऑडिट में तो स्पेसिफिकली बोलता हूं कि है ना, ऑडिट में कभी भी ऐसे के मार्क्स नहीं मिलते, ऐसे नंबर के मार्क्स नहीं मिलते। आप है ना एक बार लॉ वाले टीचर से भी पूछना ना, सर सेक्शन के मार्क्स मिलते हैं क्या। मैं लॉ वाले पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आपके टीचर्स आपको बेटर बता पाएंगे, पर सर ऑडिट में तो बिल्कुल नहीं मिलते। ऑडिट में तो इस ऐसे के नाम के बिल्कुल नंबर नहीं मिलते। ठीक है, मतलब आधे बच्चे एनर्जी शायद गलत जगह लगा देते, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, इनकी टेक्निक्स याद करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वही गलत है, छोटी सी चीज। देन टैक्सेशन की बात करते हैं। टैक्सेशन में भाई डायरेक्ट टैक्सेशन भारी था और इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैनेजेबल था। अभी डायरेक्ट टैक्सेशन में इन्होंने क्या करा, इन्होंने है ना हर टॉपिक से क्वेश्चंस को टचअप करा ही करा है। मतलब पूरा आप पढ़ने जाओगे, टीचर्स का ये रिव्यू है, बच्चों का ये रिव्यू है कि छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं ना, वहां से आपको चीजें निकाली है। मतलब यू शुड हैव अ ग्रेट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम क्या होती है, टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट में बच्चा अधिकतर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे फोकस करता है बढ़िया तरीके से, और डायरेक्ट टैक्सेशन को थोड़ा सा लाइटली लेता है। ठीक है, उसमें भी वो एबीसी एनालिसिस, सर ये कर लेगा वो कर लेगा। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, डायरेक्ट टैक्सेशन में इतने सारे टॉपिक्स है, वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, सेट ऑफ, एग्जेम्पशन, टीडीएस, टीसीएस, क्लबिंग, सर ये छोटे छोटे टॉपिक से बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती है। और इस बार टोटल इनकम के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने वैसा ही कुछ करा था। आप कमेंट सेक्शन करके बताना आपको ऐसा ही फील आया था क्या। साथ के साथ में अभी मैं तुम्हें बोलता हूँ, चलो जैन 26 में डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर आ गया। ठीक है, लेट्स से मई 26 का मैं एक सिनेरियो बोलता हूँ और इंस्टीट्यूट ने जीएसटी का पेपर में मजे ले लिए। जीएसटी का पेपर में बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिए। आया नहीं है जीएसटी का पेपर लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से, ऐसा कुछ कभी बना दिया। और सपोज करो तुम केवल जीएसटी के भरोसे ही हो कि यार पिछले अटेम्प्ट में तो जीएसटी इजी था, ठीक है जीएसटी का अच्छे से कर लेते हैं, डीटी बड़ा हार्ड था सर, हम तो सर मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है सर, हम तो डीटी कर ही नहीं पाएंगे। तुम अगर इसी के भरोसे रहेगा और इंस्टीट्यूट ने अगले अटेम्प्ट में यहां पे मजे ले लिए, तो मतलब यार ये तो तुम कर ही नहीं सकते ना कि किसी मतलब टैक्सेशन में केवल जीएसटी के भरोसे रह जाओ। यस, जीएसटी इज इजी स्कोरिंग, बट डायरेक्ट टैक्सेशन में भी राजा आपको है ना अपने रिविजन्स में कुछ एरियाज को बांटना पड़ेगा कि यार ये एरियाज तो मैं बहुत स्ट्रॉन्गर हुआ। इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो ये टैक्सेशन का सब्जेक्ट मैनेजेबल रहेगा, एग्जाम्शन बिल्कुल लेके आने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं बोलता हूं भाई, अगले अटेम्प्ट के लिए बी वेरी रेडी कि हाँ भाई इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर में कुछ मसाला मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मिला नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं ना कोई प्रिडिक्शन कर रहा हूं, बट मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं कि कभी ऐसा ना हो जाए कि तुम केवल जीएसटी के भरोसे चल जाओ, टैक्सेशन यूं ही चल जाए, पता पड़ रहा है इंस्टीट्यूट टैक्सेशन के इजी इजी सवाल पूछ ले, फिर रिग्रेट हो यार ये पढ़ लेता तो क्या होता। तो हैव अ बैलेंस अप्रोच, हैव अ बैलेंस अप्रोच, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद में उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ठीक है, देन कॉस्टिंग एफएमएसएम पेपर वाज वेरी एवरेज। हाँ, एक आध क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे हैं कि सीए फाइनल का क्वेश्चन उठ के आ गया। ठीक है, वो एक अलग केस है। ठीक है, अभी वो ग्रेस मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। बट कॉस्टिंग एफएमएसएम का पेपर काफ़ी मैनेजेबल था। इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 2 में इतना परेशान नहीं कराया बच्चों को। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की एमटीपीज, ठीक है आरटीपीस, आईसीए स्टडी मटेरियल, सर बहुत सारा पेपर यहाँ से आता है। चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट की बात कर लो, बहुत सारा पेपर आपको यहाँ से मिलता ही है। और स्पेसिफिकली है ना एफएम से रिलेटेड मेरे को ऐसा पता पड़ा कि एफएम की थ्योरी वॉज वेरी इजी। अगर किसी बच्चे ने थियोरी पे ध्यान दिया होता तो एफएम का पेपर उसको लगता है यार मजा आ गया। ठीक है, सो ये पेपर मैनेजेबल थे, ज़्यादा कुछ था नहीं इनमें, है ना। एवरेज पेपर मैं बोलूँगा, अबव एवरेज बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। सर आपको ये अबव एवरेज लग रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि अपनी पढ़ाई उस लेवल की नहीं है। देखो पढ़ाई अगर ढंग से कर रहे हो, कॉस्टिंग एफएम का पेपर नहीं था टफ वाला। ठीक है सर, अभी ऑडिट हुआ नहीं है, पर मैं आपको ऑडिट का पहले ही बताया तो मई 26 वालों। ठीक है, जैन 26 वाले अगर बच्चे कोई सुन रहे हो तो सुन लो, ऑडिट का पेपर कैसा आएगा क्या आएगा।
मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट एक ट्रेंड की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके, जहाँ पे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछेगा आपसे, जहाँ पे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा। तो यू शुड बी मेंटली रेडी। आप उस तरीके की प्रिपरेशन करो। जैसे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हमेशा टॉपिक समझाते समय ये बताता हूँ बच्चों को कि यार देखो, इंस्टीट्यूट ऐसे पूछ सकता है, इंस्टीट्यूट ऐसे पूछ सकता है। अगर आप वैसा थॉट प्रोसेस रखोगे ना तो काम होएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अभी लास्ट अभी मैराथन डाली थी मैंने, चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8 की। वहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कभी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा ऐसे 500 बात से। तो मैंने बताया था पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में इंस्टीट्यूट ऐसे 3 करके क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर का, और जब आएगा पेपर कहेगा टफ आएगा, टफ आएगा। लोग बोलेंगे पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया। वैसा नहीं होता। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, हमेशा आप मान के चलो 10 से 15% ऐसा एरिया होगा जो हमेशा उन टॉपिक्स में से होगा जो कभी पूछा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप मेंटली रेडी हो। इसके लिए मेंटली रेडी आपको होना पड़ेगा। एंड ऑडिट में सिंपल सा है यार, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए भर के, तभी चीजें याद कर पाओगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको नए सिलेबस की ज्यादा करनी है। नए सिलेबस की ज्यादा करनी है। पेपर हुआ नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। नए सिलेबस के जो एमटीपीज, आरटीपीज, आई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें वहीं से रिपीट होते हुए मिलेगी। ठीक है, पर सर क्या नए एरिया नहीं मिलेंगे? बिल्कुल नए एरिया मिलेंगे। इंस्टीट्यूट के पास में पूरी बुक में अराउंड अराउंड मेरे को अभी भी एक 15 से 20%, 25% ऐसे एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ही नहीं पूछे। ठीक है, नए सिलेबस में जैसे ऐसे 520 पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा। आज एक बच्चा पूछा था ऐसे 520 आएगा क्या अगले टाइम में? ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के पास में कंटेंट है पूछने को नया, और इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में नए नए क्वेश्चन पूछता है। एक अटेम्प्ट में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग जैसा क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मैं इसी से लिंक कर देता हूँ कि एबीसी एनालिसिस क्यों खराब है और 80 स्ट्रेटेजी क्यों बढ़िया है। चैप्टर नंबर 2 में अगर आप बच्चों को ध्यान हो तो एक क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अभी सितंबर 25 में आई थिंक पूछा था, एक अटेम्प्ट पहले पूछा होगा। यहाँ पे क्या चीज देखने को मिली थी? अच्छा, मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में स्पेसिफिकली था ये क्वेश्चन करके जाना आया था। ठीक है, अभी उसकी बात नहीं करूँगा मैं, है ना। मेरी बात को सुनो सर। होता क्या है, बच्चा अगर केवल केवल क्वेश्चन बैंक के भरोसे है तो क्वेश्चन बैंक में तो किसी भी टीचर का ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। उस समय की बात बता रहा हूँ, अब तो सबका मिल जाएगा। अब तो सब डाल देंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सर ये क्वेश्चन उस समय किसी का नहीं मिलेगा। इफ यू आर रेफरिंग ओनली क्वेश्चन बैंक, आपको तो ये मैटर बोलता, अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट तूने यार, ये क्या हो गया? ठीक है, समझ रहे हो? तो गड़बड़ ये होगी कि केवल और केवल आप क्वेश्चन बैंक के भरोसे हो। क्वेश्चन बैंक में आप नए क्वेश्चन पे फोकस करो, एंड फोकस होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट्स पे। अब मैं क्या बोलता हूँ सर, कभी भी आपकी एबीसी एनालिसिस है ना, कभी भी आपको है ना बहुत गड़बड़ करा देगी, अटेम्प्ट लगवा देगी। सर एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, अधिकतर टीचर्स क्या करेंगे कि सर आपको है ना चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में से ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये ए कैटेगरी के है, ये बी कैटेगरी के है, बाकी के कुछ के नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ सर आप ऐसी स्ट्रेटेजी मत करो। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 2 में कुछ प्रायोरिटी क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपका फोकस होना चाहिए। वो प्रायोरिटी क्वेश्चंस है, अपन क्वेश्चंस को रिमूव करते हैं। पर सर आपकी स्ट्रेटेजी ये नहीं होनी चाहिए ऑडिट में। मई 26 वाले पीपल स्पेसिफिकली आप लोग सुन लो। ठीक है, जन 26 वालों, आपका भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है। सुनो सर, मैं हमेशा बोलता हूँ आप है ना ऑडिट को चैप्टर वाइज देखो। जैसे 11126 ये 33 मार्क्स का है। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ये 33 मार्क्स का मैंने नहीं बोला, इंस्टीट्यूट के 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में से आया है। और सर इंस्टीट्यूट की वेटेज भी इतनी दे रखी है। सर आईसीआई ने ये वेटेज जब दे रखी है ना, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, 5 या 10% ऊपर नीचे कर देगा, बट आएगा इन्हीं में से। अब मुद्दे की बात क्या है सर, अगर आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हो ना, तो आपका चैप्टर नंबर 1 में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होना चाहिए कि जो खराब है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि चैप्टर 1 में से ये टॉपिक अच्छे से कर ले, ये बिल्कुल छोड़ दे। मतलब पता पड़ रहा है इंस्टीट्यूट वो छोड़ दे वाले में से पूछ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में अश्योरेंस एंगेजमेंट बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है। अगर वो ये टॉपिक छोड़ के जा रहे, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट ने यहाँ से पूछ लिया, तुम क्या कर लोगे भाई? फिर चिल्लाते रहो पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया। ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि सर स्ट्रैटेजी को चेंज कर लो। मैं बोलता हूं हमेशा 80+ स्ट्रैटेजी। मतलब आपका 80+ स्ट्रैटेजी क्या है कि 80% कंटेंट जो कवर कर दे आपके 90 मार्क्स को। ठीक है, साउथ में राम अर्षा सर है, वो इसको 3-4 स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उनके टॉपिक्स थोड़े से अलग होते हैं, मेरे टॉपिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बहुत मतलब कॉन्सेप्ट सेम है पर टॉपिक्स हमारे डिफरेंट होते हैं, है ना।
80% कंटेंट दैट कवर्स 90 मार्क्स। और सर ये 80% कंटेंट दैट कवर्स 90 मार्क्स सर ऑडिट में मेरे तो स्पेसिफिकली निकले हुए हैं, ऑडिट में स्पेसिफिकली मेरे तो निकले हुए भाई, मैं तो दिमाग ही नहीं लगाता। ये बच्चों को जो येलो करके दे रखा है ना, येलो करके दे रखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 11, 3 की जगह आप 8 पकड़ लो सर, ये हर अटेम्प्ट में आपको 88 90 91 90। अब मैं इनमें बोलता हूँ सर इसमें कुछ छोड़ो मत, मैं इसमें बोलता हूँ इसको मतलब अच्छे से ही करो, क्योंकि आप समझो यहाँ पे एबीसी एनालिसिस मत लगाओ, मतलब कुछ पोर्शन है जिनको पूरा करना ही करना है, बात खत्म। आप जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 2 का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, किसी अटेम्प्ट में वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग का क्वेश्चन आया, बच्चे ने 3 बार रिवीजन कर लिया क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है उसको, नया एरिया आ गया। चैप्टर 2 इतना छोटा सा है, अगर वो टॉपिक, अगर वो माइंडसेट बना लेना कि यार ये नहीं आया है, कभी ना कभी पूछेगी, इसको तो करना ही है, तब वो कभी तकलीफ नहीं पाएगा, तब उसको पेपर टफ नहीं लगेगा, क्योंकि वो नया एरिया उसको पता है कि यार ये क्वेश्चन तो कभी ना कभी आना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे 260 में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट नहीं आया है क्वेश्चन, अब क्या आएगा जेन 26 में, मैंने पेपर नहीं बनाया पर मेरे को लगता है सर आएगा, ठीक है, मतलब क्योंकि वो क्या है, वो इंस्टीट्यूट ने कभी टच नहीं करा है, और बस इंस्टीट्यूट उसको बोलेगा ले भाई कभी तो पूछूंगा मैं तुझसे, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर फॉलो 80 वाली स्ट्रेटेजी, ऑडिट में तो स्पेसिफिकली कि भाई ये चैप्टर है तो पूरे के पूरे करने हैं। अभी यहाँ पे तुम चैप्टर नंबर 7 में फॉर एग्जांपल 260 है, 265 है, 450 है, 560 है, 570 है, 580 है। अरे सर यहाँ पे मत दिमाग लगाओ कि सर ये प्रायोरिटी का वाला स्टैंडर्ड है, ये प्रायोरिटी वाला स्टैंडर्ड है, अरे नहीं पता किसी को कौन सा स्टैंडर्ड प्रायोरिटी वाला है, नहीं पता किसी को। भाई अगर चैप्टर नंबर 7 कर रहे हो तो सर पूरा करो, ठीक है, वरना मत करो, वरना मत करो। तुम पता पड़ रहा है तुम 260 265 450 करके चले गए, इंस्टीट्यूट यहां से पूछ रहा है, फिर क्या करोगे? ऐसे काम नहीं चलता ना, ऐसे काम नहीं चलता ना भाई। इंस्टीट्यूट ने जब वेटेज दे रखे कि मैं इतना पूछूंगा तुमसे, और इंस्टीट्यूट 5 अटेम्प्ट बाद में बता रहा है कि मैं इतना ही पूछता हूं, तो यार प्लीज उसकी कदर कर मेरे भाई, उसकी कदर कर, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर चीजों को समझोगे, आई थिंक थोड़ा सा बेटर आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली ऑडिट की तो ये वेटेज मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑडिट की तो ये वेटेज आपके सामने क्लियरली दिख रही है, ठीक है राजा। बाकी माई 26 पीपल, अगर ऑडिट का रेगुलर बैच नहीं करा है या सही से नहीं करा है, टाइम कम है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई एग्जाम ओरिएंटेड बैच। डेमो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 80 आवर्स में हम बहुत कुछ कवर कर लेते हैं विद एक्सेप्शनल फीचर्स ऑफ द बैच, जो शायद ऑल ओवर इंडिया ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में नहीं है। सब कुछ मतलब सब कुछ मिल जाता है इसमें, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, क्वेश्चन कवरेज एट नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो एंड 80 आवर्स में अपन कवर करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज जब व्हेन बैच नेम इज एग्जाम ओरिएंटेड, मैं अपने घर वालों की स्टोरी या मेरे पड़ोसी की स्टोरी या मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी नहीं सुना सकता वहाँ पे, मेरे को मेरी एग्जाम ओरिएंटेड बच्चे की बात करनी होती है, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है। तो वो ये बैच बहुत ही प्यारी तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, यू कैन चेक आउट, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर जैन 26। अगर सिंपल बोले, मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल देना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बिल्कुल फोकस करना है, क्वेश्चंस नए तरीके के क्वेश्चंस पे फोकस करना है रादर देन ओल्ड स्टाइल क्वेश्चंस, बिकॉज चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, उसको चीज़ को समझो। If you are having problem in taxation, maintain balance between GST and taxation, GST and direct tax। मेरी एडवाइस ये होती है GST बहुत अच्छे से करो, डायरेक्ट टैक्स में जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, वो आपकी वेटेज को बहुत कवर कर लेते हैं, तो उन छोटे छोटे टॉपिक्स में इतनी ग्रिप बना लो कि भाई पेपर कैसा भी आ जाए हो जाएगा अपना, ठीक है। वो प्रायोरिटी टॉपिक्स की, वो प्रायोरिटी आपकी 80+ स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जीएसटी पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन में छोटे छोटे टॉपिक्स बना के अपन ने 85-90 नंबर तक कवर कर लिया। पेपर तो 114 नंबर का आ रहा है ना तुम्हारा, क्या लोड ले रहे हो, ठीक है। सो बी वेरी स्मार्ट, बी वेरी पर्टिकुलर, डोंट रिलाई ऑन एनी स्ट्रेटेजी, मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, इट इज़ योर अटेम्प्ट, इट इज़ योर लाइफ, ठीक है। सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी दे देंगे, मैं अपनी स्ट्रेटेजी दे दूंगा, बट मैं तो साइंटिफिकली देता हूँ, ठीक है, मेरी तो फॉलो करनी है तुझे। बट मैं कह रहा हूँ ना, ABC एनालिसिस, ये एनालिसिस, वो एनालिसिस, सर ये सब टोटली इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा मत करो। फोकस ऑन द रियल ABC एनालिसिस जो आपको मास्टर शीट से दिख रही है, यू कैन अप्लाई दिस इन ऑल सब्जेक्ट। आप कॉस्टिंग, FMSM, लॉ, सब में अप्लाई कर सकते हो, आपको क्लियर चीज़ें दिख जाएगी कि सर ये टॉपिक्स है, मेरे को कंप्लीट पढ़ना है। जैसे है ना लॉ में, है ना, लॉ में भी कुछ नए टॉपिक्स थे जहाँ से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे थे, तो वो हमेशा ऐसा होगा कि पता पड़ रहा है आप पूरा टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, पर वो नया एरिया छोड़ के चले गए,
ठीक है, मतलब वो एक एरिया छोड़ के चलेगा, इंस्टीट्यूट वहीं से पूछ रहा है, ठीक है। तो बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ भाई जो भी अपन कवर कर रहे हैं अपन उसको पूरा कवर करेंगे, अपन ऐसा नहीं है 90% कवर करके 10% छोड़ रहे, वो मत करो यार, वो मत करो, रादर देन वो अपना गलत दिमाग लगा रहे हो तो, ठीक है। डन डनाटन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।